हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम पे आप लोगों को पता है कि आप लोग परसेंटेज चैप्टर जो है पढ़ रहे हो हम लोगों के साथ में, यानी कि हम लोग साथ में मिलकर के अपना एक ये जो टॉपिक है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। मतलब अगर कोई भी पेपर होता है जिसमें मैथ्स आती है तो लगभग ही, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हाँ इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ना मिले। मतलब परसेंटेज से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही, चाहे वो एसआई या सीआई के फॉर्म में मिल जाए या फिर जो है लाभ और हानि के रूप में मिल जाए या डिस्काउंट वाले क्वेश्चन मिल जाए, और या फिर जो है सिंपल परसेंटेज में मान लो जैसे हो गया कि जो वोटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, और या फिर जो है मान लो किसी चीज़ का प्राइस चेंज हो रहा है या रेशियो में जो है परसेंटेज दे करके पूछ लेता है। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको परसेंटेज के क्वेश्चन वहाँ पर मिलते ही हैं। तो ये वाला चैप्टर इसलिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई भी मतलब एग्जाम शायद नहीं बचता होगा इस टॉपिक से। तो इस वाले टॉपिक को हम इस टाइम पढ़ रहे हैं। क्लास की टाइमिंग जो है डेली 10 बजे की है। तो 10 बजे डेली क्लास होती है। तो आप लोग जो है मतलब बिल्कुल टाइम से डेली आ जाया करो 10 बजे, क्योंकि फिक्स टाइम है। ये तो है नहीं कि हाँ मतलब चेंज होता है या जो भी है, और तो करेक्ट 10 बजे से आपको क्लासेस मिल जाती हैं। तो उतना टाइम जो है आप लोग आकर के क्लास ज़रूर देखा करो। और बाकी जितने लोग अभी सेशन में आ गए हैं वो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें, और उसके बाद में फिर जो है हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको एक क्वेश्चन जो है होमवर्क भी जो है दिया जाता है डेली। सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं। तो उस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में आंसर मतलब उसका करना होता है। ठीक है, तो चलो हम अपना जो है आज का पहला जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 56 नंबर। यहाँ पर करा कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है ये हमें बताना है। दशमलव के एक स्थान तक बताना है इसकी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि आय बराबर क्या होता है, यानी इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि खर्च प्लस बचत। यही तो हो जाता है, खर्च प्लस बचत होता है। यहाँ पर शुरुआत में हम किसी भी आय जो है 100 रुपये ही मानते हैं। तो शुरुआत में मानेंगे वो 100 रुपये कमा रहा था, उसमें से क्या कर रहा है 65% खर्चा कर रहा है ए, तो 65 रुपये खर्चा कर देगा। 100 का 65% 65 ही आता है। तो बचाएगा कितना, ये 35 रुपये मान लो बचाएगा, क्योंकि 65 और 35 मिला के 100 बन जाता है। करा इसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई। अगर आय में 20.1% की वृद्धि होगी तो 100 में जो है 20.1 बढ़ा दो, 20.1% बढ़ा लो, 20.1 ही आएगा, यानी कि इसकी आय हो जाएगी 120.1 रुपये। अब क्या होगा, करा इसके व्यय में भी जो है 20% की वृद्धि हो गई। व्यय है कितना 20%, और देखो 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है, 1/5। तो इसकी जो व्यय है 65, इसमें भी क्या होगी 20% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस 20% हो जाएगा। तो 65 का 20% निकालोगे 13 आएगा, और 65 में 13 जोड़ोगे 78 हो जाएगा। मतलब अब ये जो है 78 रुपये खर्चा कर रहा है इस 120.1 रुपये जो कमा रहा है इसमें से। अगर ये 78 रुपये खर्चा कर रहा है तो ये बचाएगा कितना, अब 120.1 में से 78 को घटा दो, तो इधर तो हमारा 22 बचा है, बाकी 20 इधर है, यानी कि 22 और 20 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42.1 बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 42.1 रुपये। मतलब इतना रुपये जो है ये क्या करेगा, बचा लेगा अपना। तो पहले तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 35 रुपये बचाता था, पहले 35 रुपये बचाता था और अब ये बचा रहा है 42.1 रुपये। इसके पास कितने ज़्यादा बच रहे हैं ये निकाल लेते हैं। तो 7.1 रुपये ज़्यादा बचेंगे, क्योंकि 35 और 7 42 होता है। तो 7.1 रुपये ज़्यादा बच रहे हैं, मतलब सीधा सा कि हमें प्रॉफिट ही होगा। तो कमी वाले ऑप्शन तो हमारे रहे नहीं, कमी वाले तो पहले कट ही जाएंगे। 7.1 की वृद्धि हो रही किस पर, 35 पर, और परसेंट में अगर चेंज करना है तो फिर 100 से यहाँ पर गुणा करके इसको परसेंट में भी चेंज कर लो। 5 से काट देंगे, 5 7 35, और 5 से अगर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20। 20 को 7.1 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा सबसे पहले 71 और 2, तो 71 को 2 से गुणा करोगे तो ये कितना बनेगा पूरा, 70 दूना 140 होता है, नहीं 142 बन जाएगा, 142/7%। इस पूरे पर आप सॉल्व करोगे तो 7 दूनी 14 होता है, फिर 0 बार जाएगा क्योंकि 20 7 140 हो जाएगा। 2 में जो है 7 की टेबल लेकर के जाओगे तो 7 दूनी 14 मतलब 2 बार जाएगा, तो 20.2। उसके बाद में फिर जो है 6 बचेगा तो 7 8 56 मतलब 20.28% आ रहा है।
अब 20.28% को अगर आप और सॉल्व करना चाहोगे, यानी कि 2 को जो है 3 मान सकते हो, तो 20.3% हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन भी था। तो डेली आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क भी मिलता है, तो आप लोग इसका आंसर जो है जरूर कमेंट किया करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। अगला हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर का। यहाँ पर करा एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई और ऊंचाई जो है करा इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत जो है दशमलव के 2 स्थानों तक सही बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। देखो हमें पता है क्या क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो होता क्या है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार यानी कि बेस और इंटू हाइट। देखो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं, मतलब ये एरिया जो किसके प्रोपोर्शनल है, बेस और हाइट, मतलब दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है। कभी भी अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है और उन दोनों में हमसे परसेंटेज कुछ पूछ रहा है और तीसरे में भी जो चेंज, मतलब इन तीनों में कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पर जो दोनों मल्टीप्लाई होता है इसमें हम सक्सेसिव निकाल के तीसरे वाले का निकाल सकते हैं कि कितना चेंज आ रहा है। तो कह रहा है आधार में 40% की वृद्धि, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और प्लस AB/100, यही होता है सक्सेसिव का। इसी से जब सॉल्व करेंगे तो आधार में 40% की वृद्धि हो रही तो फिर प्लस 40 हो जाएगा। और कह रहा है ऊंचाई भी जो है बढ़ानी है, तो ऊंचाई अगर बढ़ानी है तो यहाँ पर मान लो कि x% बढ़ रही है, तो 40 प्लस x और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 40x/100। और ऐसा करने से क्षेत्रफल मिलेगा, क्षेत्रफल में चेंज मिलेगा, और क्षेत्रफल में कितना चेंज आ रहा है 60% की वृद्धि हो रही है, मतलब बराबर में 60। जब वृद्धि हो रही तो प्लस में रखेंगे और प्लस लगाना सबके आगे जरूरी नहीं है। सॉल्व करेंगे इसको अब हम और यहाँ से जो x का मान मिलेगा वही आंसर होगा। 20 से काटेंगे 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। इस 40 को ले जाके इधर 60 में से घटा देंगे, बाकी इधर सॉल्व करेंगे 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। 7x/5 और बराबर हो जाएगा 60 में से वाला 40 घटेगा तो 20 बचेगा। 5 से 20 में गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे, x का मान मिलेगा तो मिलेगा हमें 20 पंचे 100 हो जाएगा और बट्टे में 7 आ गया। यहाँ पर हमें पता है 14 7 तो 98 होता, 14 तो आएगा ही। उसके बाद में फिर क्या बचेगा 2 बचेगा और 2 में 7 की टेबल लेकर के जाओगे, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, 7 8 56, मतलब 14.28%। अब यहाँ पर देखो 14.29% हमें दिया गया, 28 के साथ में कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि अभी ये कटा नहीं है, इसके आगे और जाएगा तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसको 2 9 के बराबर जो है मान लेते हैं, मतलब पहला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो आप ऐसे कर सकते हो, 7 8 56 हुआ, 4 बचा, आप 4 में जो है 7 5 35, 5 बार तो लेकर के जाओगे तो इस 8 को हम 9 बना लेंगे, मतलब ये बन जाएगा 14.29%। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है। अगला इसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यह है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके कारण ग्राहक जो है 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य रुपए में प्रति किलोग्राम कितना था, ये ज्ञात करना है हमें। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत थोड़ा सा मतलब ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास होता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रहा है प्राइस, इसका जो प्राइस दे रहा है, इसका जो मूल्य दे रहा है, मूल्य में क्या चेंज हो रहा है 20% कम। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, तो 20% कम हो रहा है, मतलब 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये इसका चेंज हुआ। अब उसके बाद में जो इसका यूज होगा, जो खपत होगी, ये जो मात्रा होगी उसकी, ठीक है, जो मात्रा होगी, जो क्वांटिटी हो जाएगी, मात्रा या जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, इसका जस्ट उल्टा, जो प्राइस है इसी का अनुपात को उल्टा कर दो, ये हमारी मात्रा मिल जाएगी, मतलब 4 से 5 हो जाएगी। यानी कि अगर जो है प्राइस बढ़ रहा है तो मात्रा क्या होगी, सॉरी प्राइस अगर बढ़ रहा है तो मात्रा घटेगी, और अगर प्राइस घट रहा है तो मात्रा बढ़ेगी। मतलब पहले 5 रुपए था, बाद में पैसा 4 रुपए हो गया, तो यूनिट का, तो मात्रा जो है क्या होगी, पहले अगर मान लो 4 किलो कोई सामान आता था तो अब 5 किलो आएगा। ग्राहक जो है 360 रुपए में 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, तो जितना किलो ज्यादा खरीद पा रहा है ये इसी का डिफरेंस है, यानी पहले 4 किलो खरीदता था अब 5 किलो खरीद रहा है, तो इसमें तो हमारा 1 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, लेकिन इस 1 नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में कह रहा है ये 2 किलो के बराबर है, ये 2 kg के बराबर। अगर इस 1 का मान 2 kg के बराबर है तो हम सबका मान निकाल सकते हैं, मतलब इस 4 का मान निकाल सकते हैं। 4 का मान क्या होगा 8 kg के बराबर हो जाएगा, इस 5 का मान फिर क्या होगा 10 kg के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो प्रारंभिक का मतलब कि पहले वो 8 kg मिलता था उसको,
पहले उसको 8 kg सामान मिलता था और कितने रुपए में, इसी 360 रुपए में, जो यहाँ पर रुपया दिया गया ना 360, इसी 360 रुपए में पहले उसको 8 किलो मिलता था। तो मूल्य निकालना तो फिर 360 को 8 से भाग करोगे क्योंकि 1 किलो का मूल्य निकालना है। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 बचेगा और 8 45 मतलब 45 रुपये प्रति किलोग्राम। 45 रुपये प्रति किलोग्राम जो है इसका पहले का मूल्य था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अब का मूल्य पूछा गया होता घटने के बाद तो 360 को इस वाले 10 से भाग करते, 10 से भाग करते तो हमें क्या मिल जाता, हमें जो है अब वाला मूल्य मिल जाता। ठीक है, यानी कि घटने के बाद उसका पैसा कितना हो गया है। लेकिन हमसे प्रारंभिक पूछा गया है तो प्रारंभिक जो खपत थी, जो मात्रा थी, उससे जो है कुल मूल्य को भाग कर दो बस। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब कि ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में आपको करना होता नहीं है। तो क्वेश्चन को सीख लो, क्योंकि एग्जाम में आए तो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है, या फिर ये नहीं करना है कि गलत हो गया या मुझे नहीं आ रहा था ये वाला टाइप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में फिर हम 59 नंबर का 59 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या, ठीक है, प्राप्त संख्या जो है संख्या k से 170% अधिक होती है। यानी जो संख्या मिलेगी वो संख्या k से 170% ज्यादा होगी। संख्या k का मान ज्ञात करना है। यानी कि अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, k जो एक संख्या है इसके साथ में क्या करते हैं, कह रहा है जब उसके जो है 30% से इसी में गुणा कर दिया जाएगा। मतलब इसी k में जो है कितने से गुणा कर दो, k के 30% से। इस k में जो है इसी वाला, यही वाला जो k है इसके 30% से गुणा कर दो। तो हमने गुणा कर दिया भाई, हमने यहाँ पर जो है गुणा कर दिया इसके 30% से। ये k था, इसमें हमने k का 30% निकाला, इससे गुणा कर दिया, यही तो हुआ k का 30%, इससे हमने गुणा कर दिया। तो ऐसा करने से जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी k का जो है 100, मतलब ये संख्या जो है k के 170 पर, k से जो है 170% ज्यादा होगी। मतलब कि k का कितना होगी, 270% होगी, क्योंकि 170 k तो खुद में 100% है ही और 170% और ज्यादा है। तो 170 और 100% और जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 270 बन जाएगा। मतलब इसका जो है 270% होगी, इसके बराबर हो गया। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, देखो एक k से तो एक k कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में फिर क्या बचेगा, इस 100 से ये वाला 100 भी कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, k गुणे 30 बराबर 270 हो गया। तो k का अगर मान निकालना है तो फिर क्या बन जाएगा, 270/30 बन जाएगा और 0 से 0 कटेगा, 3 9 27 होता है। मतलब k बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमसे पूछा गया k का मान कितना है, तो k का मान यही तो 9 ही तो है। k का मान क्या है, 9 है। मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में जो हमें k बराबर मतलब k का मान जो 9 दिया गया है वही इसका आंसर बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ लैंग्वेज को आपको समझना था थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पर भी जहाँ 270 नहीं रखा था वहां पर अगर 170 ही रख देते तो गलत हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब क्वेश्चन में देखो जो भी चीजें आपको दी गई होती हैं, कभी भी किसी भी पेपर को देते टाइम आप लोगों को डरना नहीं होता है जो है कि हम पढ़े नहीं है या कुछ। ठीक है, एग्जाम में अगर आप अपने माइंडसेट को एक बार इस तरीके से डिसाइड करो, मतलब सोचो जो है अपने आप के बारे में कि जो चीजें आपके सामने लिखी होती हैं बस जैसे जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा होता है वही चीजें आपको करनी होती हैं और उसके बाद में आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो जब आपको खुद से कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ आपको एग्जामिनर ने लिख के दिया है, तो इतना बड़ा कौन सा मतलब एग्जाम में कुछ होता है कि जो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कोई चीजें होती नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग एग्जाम देने कोई भी जाओ तो एटलीस्ट मन में ये वाला कॉन्फिडेंस लेकर के आप लोगों को जाना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम अगला हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य या नोटा के पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से जीत हासिल की। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है ये हमें निकालना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को हम सिंपल सा बिल्कुल सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है जो है कि कभी आप बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि जैसे देखेंगे कि चुनाव वाला क्वेश्चन है और वहां पर जो है 2-3% दे दिया तो बस क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है खास ऐसे क्वेश्चन में। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर कह रहा है शुरुआत में मतदाता कितना है, तो हमें कुछ नहीं पता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जब भी हमें चुनाव वाला ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, जिसमें 2-3 ऐसे परसेंटेज अमान्य वगैरह वाला दिया हो
या कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला, वहां पर शुरुआत में मान लो कि 101 लोग थे। कुल हमारे पास लोग कितने थे? 101 पंजीकृत मतदाता थे। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है 5% ने अपना वोट नहीं डाला, तो 5% इसमें से घटा दो। 100x क्यों मान रहे हैं यहाँ पर? तो x का कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम परसेंटेज में नहीं मानते हैं। परसेंटेज में इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि परसेंटेज में मानोगे फिर से 5% दिया गया, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा परसेंटेज है, इसलिए हम सीधे x के रूप में उसको रख लेते हैं। बाकी इस x का कोई मतलब है नहीं क्वेश्चन में। 100x हो गया। 5% घटेगा क्योंकि 5% ने अपना वोट ही नहीं डाला, तो जो वोट नहीं डाले वो उनका वोट हो चाहे ना हो, उनसे हमें क्या मतलब है। तो बचेंगे कितने? बचेंगे 95x। 95x बचेंगे क्योंकि 100x का जो है 5% 5x आएगा, घटा देंगे तो 95x बचेगा। अब कह रहा है कि 10% वोट जो है या तो अमान्य है या नोटा के पाए गए। इसका मतलब कि ये जो हमारा 100 मिला है, सॉरी जो हमारा 95 मिला है ना, इसमें से जो है 10% अमान्य होंगे। इसमें से जो है क्या होंगे, 10% और कम हो जाएंगे क्योंकि ये अमान्य वोट हैं या फिर नोटा के हैं। ठीक है, इन्होंने तो वोट नहीं डाला। ठीक है, ये वोट न डालने वाले हैं और ये अमान्य वोट हो गए। अब 95 में से 95 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 9.5 आएगा। 9.5 आएगा, यानी -9.5x हमें करना है। अब 95 में से अगर 9.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो मान लो यहाँ पर हम पहले 10 घटा देते हैं तो 85 बच जाएगा, यानी 85.5x बचेगा। 85.5x हमारा बच जाएगा। कहने का मतलब कि अभी जो 85.5x बचा है ये क्या है? ये बिल्कुल सही वाला वोट है जो मतदाताओं में डिवाइड होगा, क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं, सॉरी उम्मीदवारों में डिवाइड होगा। ये पूरा वोट जो है मतदाता तो वोट डालते हैं, तो उम्मीदवारों में ये वाला वोट जो है 85.5x जो है ये डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि यही वाला वोट जो है वैलिड है, जो काउंटिंग में आएगा। अब कह रहा है इसमें से भी जो है कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में 60% वोट। तो 60% ऐसा नहीं कि आप 100x का 60% है, ये 85.5x का 60%, मतलब ये वाला वोट अब 2 लोगों में डिवाइड होगा क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं। अगर ये 2 लोगों में डिवाइड होगा तो कह रहा है कि एक को जो है इसका 60% मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? इसका 40% मिलेगा। ये मत कर लेना आप जो है 85x में से आप फिर से 60 घटा दो और उसके बाद में निकाल लो, ये वाली गलती कभी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये 60% और 40% मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? वो कह रहा है कि अब जब 60% एक को मिलेगा तो दूसरे को सिंपल सी बात है 40% ही मिलेगा। और कह रहा है कि जो जीतने वाला है उसको 17,271 वोट ज्यादा मिले हैं, यही तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों के बीच में वोटों का डिफरेंस कितना, तो 20% का डिफरेंस है, क्योंकि एक को 60% मिल गया है, एक को 40% मिल गया, तो अंतर कितना है? 20% का अंतर है। और क्वेश्चन में कह रहा है 17,271 वोट का अंतर है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है। अब फाइनल पॉइंट पर जो है पहुंच चुके हो कि अब हमें करना क्या है। अभी जो 85.5x है, इसी का जो 20% है, इसका 20% क्या होगा? इसी का 20% ये 17,271 के बराबर हो जाएगा। इसका 20% निकाल लो। 85.5x का 20% निकालोगे तो किसके बराबर आएगा? ये 17,271 के बराबर आएगा। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर आप, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 से इसको काट दो तो 5 17 25 85। ठीक है, उसके बाद में दशमलव, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? 5 1 5 और 3 8 5 36, मतलब इतना बन जाएगा। ठीक, अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ पर 85.5x था, हमने यहाँ पर गलती से 8 लिख दिया है, तो 8 तो नहीं होगा, यहाँ पर रहेगा 5। अब इसको काटेंगे 17 बचे 85 और 5 1 5, यानी कि ये 1 बनेगा, 17.1 बनेगा। यहाँ पर x है तो x का मान निकालने के लिए बन जाएगा 172 और 71 बटे हो जाएगा 17.1। अब देखो 0.1 है, उसको दशमलव हटा दो, ऊपर जो है यहाँ पर 10 से गुणा कर लो। अब इसको आगे हम यहाँ पर काट देंगे, काटेंगे तो कितना बार कटेगा? 171 1 के 171, यहाँ पर काटेंगे तो 171 1 के एक बार जाएगा, 172 में से बचेगा 1, उसके बाद फिर 0 बार लेकर के जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है, 171 फिर से एक बार चला जाएगा, मतलब x का मान कितना आ गया हमारा? 1010 आ गया। हमसे पूछा गया मतदाताओं की कुल संख्या पंजीकृत, तो पंजीकृत तो कितने थे? 100x थे, क्योंकि इसमें से कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया था और कुछ वोट जो है अमान्य हो गया था। तो जब x का मान जो है 1010 है तो 100x का मान कितना हो जाएगा? इसमें जो है 100 से और गुणा हो जाएगा। 1010 में अगर 100 से और गुणा करोगे तो 1010 तो है ही, 100 से और गुणा करने का मतलब 2 जीरो और लगा दो, तो हमारा पूरा कितना हो जाएगा? 10,000
सॉरी 1,01,000 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा हमारा 1,01,000, मतलब जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना भी चीजें हमें कहती हैं जो पहले मतलब ये दो चीजें ही हमें दिया जाता है, या तो जो है ये दिया जाएगा कुछ जो है अमान्य, कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला, कुछ अमान्य, तो हमें इस तरीके से यानी कि यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन में करना ही होगा। उसके बाद में फिर इसके आगे की जो चीजें दी गई होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं डिवाइड करके, ठीक है, उन वोटों को। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर का। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 61 नंबर, यहां पर करा कि ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया। जिसने का मतलब क्या होना है यहाँ पर सी है, ठीक है, क्योंकि बी जो है सी से 40% कम निवेश कर रहा है और जिसने 8,000 का निवेश किया मतलब ये सी का पैसा है 8,000। उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत निकटतम रुपए तक कितना है ये हमें बताना है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले हमें अनुपात से इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करा कि ए है, बी है और सी है। करा ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया। 30% का मतलब होता है 3/10 और 3/10 का मतलब क्या होगा, बी अगर 10 रुपए निवेश कर रहा है तो ए कितना करेगा 13 रुपए निवेश करेगा, 3 ज्यादा, ये हो गया। उसके बाद में करा बी ने जो है सी से 40% कम निवेश किया। 40% का मतलब कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 20 पंचे 100 मतलब 2/5 होगा। करा बी जो है सी से 40% कम निवेश कर रहा है तो सी का मान अगर 5 होगा तो इससे कम करना है तो 5 में से 2 घटा दोगे 3 आ जाएगा, ये बी का मान। तो बी और सी का अनुपात 3/5 हो गया। हमें इन सब का अनुपात एक साथ में निकालना है। इस वाले 10 को इधर रख लो, इस वाले 3 को इधर बढ़ा लो क्योंकि इसी के आगे जगह खाली है। इसको पूरे को हम गुणा कराएंगे, 13 39 हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा और 10 25 50 हो जाएगा। ये हो गया, हमें इनका जो है मान मिल गया, यानी कि ए का मान 39 है, ए ने 39 रुपए निवेश किया है तो बी ने 30 रुपए निवेश किया है, तो जो है सी ने 50 रुपए निवेश किया है। इस 3/10 और 2/5 को मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कह रहा है बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000, ये 8,000 पैसा किसका सी का है। सी का पैसा हम तो यहाँ पर देख रहे हैं 50 है, तो अगर 50 का मान निकालेंगे तो ये 8,000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1 का मान निकालना चाहोगे, 0 से 0 कटेगा, 16 पंचे 80 मतलब 160 बन जाएगा। 1 का मान 160 बन जाएगा, 50 से जो है 8,000 को डिवाइड करके देख लेना आप लोग। तो कह रहा है इन सभी के द्वारा जो निवेश की गई कुल राशि है उसका औसत कितना है। तो औसत के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। इन सबको अगर जोड़ोगे 50 30 80 8 3 11, यानी कि यहाँ पर कितना बन जाएगा 119 बन जाएगा। 119 बन जाएगा, मतलब हमें इसी का मान निकालना है। तो इसका लेकिन औसत निकालना है, तो पहले मान तो निकाल लो। 1 का मान 160 है तो 119 का मान कितना हो जाएगा, इन सबका पहले योग तो निकालो। 119 का मान कितना हो जाएगा 119 गुणे 160 हो जाएगा। इस पूरे को जरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 16 9 144, उसके बाद में बचेगा 14, 16 1 के 16 14 30, फिर 16 1 के 16 3 19, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 19,040 आ गया। यानी कि इन तीनों के द्वारा जो कुल पैसा निवेश किया गया था 19,040 रुपए निवेश किए गए थे। अब अगर 19,040 रुपए निवेश किए गए थे और हमसे क्वेश्चन में इसका औसत पूछा गया है तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19,040 को 3 लोगों का पैसा है तो तीनों में बांट दो, 3 से डिवाइड कर दो। सॉल्व करेंगे इसको, 3 छक 18 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 तो 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा फिर से 14 तो 3 चौक 12, उसके बाद फिर 2 तो 3 छक 18 मतलब 63 46 के पास में जो ऑप्शन हो वही ऑप्शन लगा दो आप, क्योंकि यहाँ पर लगभग हमसे जो है निकटतम रुपए तक पूछा है, क्योंकि 20 के बाद में दशमलव आएगा और आगे बढ़ेगा, तो हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर जो है, क्योंकि दशमलव है तो कुछ आगे बढ़ेगा मतलब 63 47 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मतलब 6 7 भी आएगा ऐसा कुछ तो लगभग में मान लेंगे इतना, ठीक है। मतलब पहला आपसे हमारा आंसर बन जाएगा। वैसे आप कर भी सकते थे क्योंकि यहाँ पर कितना 3 छक 18 2 बचा था, फिर से 3 छक 18 6, ये 6 ऐसे आता रहता है, ऐसे आता रहता, इसका मतलब क्या हो गया, यही तो हो गया 63 जो है 47 मान लेंगे। मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्वेश्चन का जो है आंसर बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है 62 नंबर का। यहां पर हमें दिया गया, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी, यानी कि पूंजी किसे कहेंगे, प्रारंभिक राशि और लाभ के योग को ये पूंजी बोल रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है।
का 50% उसने दान कर दिया। उसने दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष के बाद पूंजी के साथ यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्षों के अंत में उसके पास 15,360 रुपये शेष बचते हैं तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि के साथ जो है शुरू किया था, यह हमें बताना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी कि हमें 3 बार जो है इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं उसने के पास जो शुरुआत में उसने पूंजी लगाई थी वो 1,000 रुपये लगाई थी। 1,000 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें कई बार परसेंटेज निकालना है। 100 रुपये मानोगे तब भी निकालोगे, लेकिन हो सकता है भी दशमलव में बन जाए, तो इसलिए हम 1,000 मान रहे हैं, जिससे कि चांस है कि दशमलव में नहीं बनेगा। बाकी अगर बनेगा तो बहुत ज्यादा जो है ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक आध 2 स्टेप तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि इधर भी 60% दिया गया, इधर भी 50% दिया गया है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने शुरुआत में मान लिया उसने 1,000 रुपये जो है उसकी पूंजी थी। अब क्या कर रहा है कि पहले साल के बाद उसको लाभ होगा 60% का। तो 1,000 का 60% निकालोगे 600 रुपये आ जाएगा। मतलब उसका लाभ कितना हो जाएगा? उसका जो प्रॉफिट है पहले साल को 600 रुपये हो जाएगा। मतलब 1,000 तो उसने पूंजी लगाई थी, 600 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया, तो उसका पैसा कितना हो गया? उसका पैसा हो गया 1,600 रुपये। अब इसके बाद में क्या कर रहा है? इसका आधा जो है दान कर देगा। 50% हमेशा आपको ध्यान रखना है आधा होता है। इसका आधा दान कर देगा तो उसके पास बचेगा कितना है? इसका आधा बचेगा, मतलब उसके पास अब बचेंगे कितने? 800 रुपये बचेंगे। अब पहले साल के बाद में उसके पास कितना पैसा बचेगा? 800 रुपये बचेगा। अभी जो 800 रुपये है, ठीक है, इस पर क्या क्या हो रहा है? तो इस पर भी जो है दूसरे और तीसरे साल जो है सेम यही चीज होती है। यानी कि अब दूसरे साल क्या होगा? ये 800 रुपये पर भी क्या होगा कि इसको जो है मतलब कि प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का? 60% का। तो 800 का अगर आप 60% निकालोगे तो साइड में हम निकाल लेते हैं, या फिर वैसे ही सीधा आपको 800 को अगर 60 से गुणा कर दोगे तो बन जाएगा 4800, सॉरी 4800 नहीं, कि 800 है और ये 48,000 बन जाएगा। 100 से भाग कर दोगे 480 बन जाएगा। तो ऐसे आप सीधा निकाल लो, 480 ही बनेगा इसका, ठीक है। आप साइड में निकाल भी सकते हो, परसेंटेज निकालना इतना तो आप लोगों को पता हो ही गया है। तो 800 रुपये इसके पास बचा था और 480 इसका फिर अगले साल दूसरे साल प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब इसका पैसा फिर से कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8,1280 रुपये। 1280 दूसरे साल में हो गया इसका। अब इस 1280 का भी क्या करेगा? आधा जो है दान कर देगा। अब अगर इसका आधा वो दान कर देता है, इसके पास फिर से कितने पैसे बचेंगे? 1280 का अगर आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा ये? क्योंकि ये होता है 64 दूना 128, मतलब इसके पास बचेंगे 640 रुपये। 640 रुपये इसके पास में जो है बचेंगे। अब ये जो 640 रुपये है इस पर क्या होगा? फिर से तीसरे साल इसको प्रॉफिट होगा कुछ। अब कितना प्रॉफिट होगा? तो 640 का जो है 60%, तो इसको मान लो हम निकाल लेते हैं। 640 का अगर 60% आप निकालोगे, देखो ये आपको पता है 2 जीरो, ये दोनों जीरो काट देगा, मतलब 64 को आपको 6 से गुणा करना, तो 6 छंग 36, 360 तो ये हो जाएगा। बाकी 4 छंग 24 और तो 360 में 24 आप जोड़ोगे तो 384 हो जाएगा। मतलब 384 का इसका प्रॉफिट होगा। तो कुल पैसा फिर तीसरे साल के बाद में कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा 4, 8, 4, 12 और 6, 3, 9, 1, 10, मतलब 1024। ये हो गया इसका। अब इसमें से भी क्या करेगा? फिर से 50% दान करेगा, क्योंकि तीसरा साल चल रहा है। देखो ये पहले साल की बात हो गई थी, यहाँ पर दूसरा साल था और यहाँ पर एक तीसरा साल है। अभी तीसरा साल चल रहा है, इसका भी आधा दान करेगा तो 1024 का आधा क्या होगा? 512 हो जाएगा। मतलब 512 रुपये दान कर देगा और 512 इसके पास में और बच जाएंगे। अब करा इसी 512 का मान क्या होगा? 15,360 के बराबर होगा, क्योंकि इसके बाद में 3 साल के बाद ये तीनों प्रक्रिया करने के बाद में 3 साल के बाद जो उसके पास बचा है कितना है? 15,360 रुपये है। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, तो ये इसका मान क्या होगा? 15,360 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, एक का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 512। देखो 5 या 15 होता है, 12 या 36 होता है, मतलब ये 30 बार में जाएगा, 30 बार में पूरा कट जाएगा। एक का मान 30 हो गया। तो हमसे पूछा गया उसने प्रारंभिक मतलब कि व्यवसाय में जो है कितनी राशि के साथ व्यवसाय को शुरू किया था। तो हमने क्या माना था? 1,000 मान था। अगर एक का मान 30 है तो इस 1,000 का मान कितना हो जाएगा? 30 तो रहेगा ही, बाकी यहाँ पर जो है 3 जीरो और आ जाएंगे, 3 जीरो और बन जाएंगे तो पूरा कितना बन जाएगा? 30,000 रुपये बन जाएगा। मतलब उसने अपने व्यवसाय को जो है 30,000 रुपये के साथ में शुरू किया था, जो कि यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से हम इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग लग रहा है, अलग है, ठीक है। यहाँ पर करा कि इसने जो है कुछ पूंजी से व्यवसाय शुरू किया। हमने 1,000 रुपये मान लिया कि 1,000 के साथ में उसने व्यवसाय शुरू किया। करा हर साल उसको लाभ होगा 60% का, लेकिन जब साल खत्म होगा तो क्या करेगा? जितना उसके पास पैसा रहेगा उसका आधा दान कर देगा और आधे से फिर से व्यवसाय में, और आधा जो है आधे से फिर से व्यवसाय को शुरू कर देगा। ये कंडीशन है इसके पास में। 1,000 रुपये थे, पहले साल में इसको लाभ होगा 1,000 का 60% 600 रुपये का, इतने का लाभ होगा।
तो इसके पास पैसा होगा कितना एक साल जब बीत रहा होगा, तो 1600 रुपये। आधा दान करेगा मतलब इसके पास में 1600 का आधा दान कर देगा। 1600 का आधा होता है कितना, 800 रुपये दान कर देगा। इसके पास बचेंगे कितने, 800 रुपये। फिर ये 800 रुपये से अपना व्यवसाय जो है करना शुरू कर देगा। तो फिर से इसको एक साल तक मेहनत करेगा तो इसको जो है लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा, 60% का। तो 800 का 60% फिर से निकालेंगे कितना आएगा, 480 आएगा। मतलब 800 इसकी पूंजी थी, 480 का फिर से इसको लाभ हो गया। मतलब इस दूसरे साल के अंत में इसके पास पैसे कितने हैं, 1280 रुपये बच गए हैं ये वाले। अब फिर से क्या करेगा, इसका आधा जो है दान करेगा। इसका आधा कितना होता है, 640 होता है। तो 1280 का आधा 640 रुपये उसने दान किया, तो 640 तो उसके पास बचेंगे। तो फिर से 640 को लेकर के अपने व्यवसाय में चला जाता है। तो 640 तो इसका मतलब इसने पूंजी लगा दी, और फिर से इस बार भी तीसरे साल भी उसको जो है 60% का लाभ मिलेगा। 640 का जो 60% आता है वो 384 आता है। तो 384 रुपये का लाभ उसको फिर से हो जाएगा। मतलब उसके पास में फिर तीसरे साल के अंत में पैसा कितना हो जाएगा, 1024 रुपये, क्योंकि 640 के साथ में उसने ये व्यवसाय में जो लगाया हुआ पैसा है 384 का फायदा हो गया है। तो 1024 फिर से इसका आधा दान करेगा, आधा बचाएगा। तो 1024 का अगर आधा करोगे तो 512 आता है। मतलब 512 दान कर देगा, 512 बचा लेगा। 512 बचा लेगा, लेकिन क्वेश्चन में करा है उसके पास 15,360 रुपये बचते हैं। 512 का मान 15,360, तो 1 का मान 30, और 1 का मान 30। तो कह रहा है कि कितनी पूंजी के साथ उसने व्यवसाय शुरू किया था। तो पूंजी हमने शुरुआत में क्या मानी थी, 1000। 1 का मान 30, तो 30 का मान कितना हो जाएगा, यानी 1000 का मान कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। मतलब जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को समझा दिया। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है 63 नंबर का, इसको यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 63 नंबर हमें क्वेश्चन करा है ए बी का 120% है, और बी जो है ए बी का 120% है, और बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योग जो है 121.5 है, तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान कितना है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले ए बी और सी के बारे में बोल रहा है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इनका अनुपात निकालेंगे यहाँ से। करा ए बी का 120%, 120% का मतलब कितना होता है, 20 का 120, 20 पंचे 100, क्योंकि 120/100 करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। 6/5 क्या करा, ए बी का 120% है, मतलब बी का मान अगर 5 होगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये ए और बी का अनुपात मिल गया हमको 6:5 का। और क्या करा है, बी सी का 65% है। 65% अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा आपका 65/100, और 65/100 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 5 से काटेंगे 13/20 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर कह रहा है बी सी का 65% है, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है, यानी कि अगर सी को हम 20 मानते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि 20 का 65% 13 आएगा। ये हो गया। अब हमें इस पूरे को सॉल्व करना है, तो पूरे को एक साथ में सॉल्व करने के लिए 5 को इधर बढ़ा लो, 13 को इधर बढ़ा लो, और इन सबको गुणा कर लो सीधा बस। तो 13 बन जाएगा ये, और 13×5 65 बन जाएगा, और 20×5 100 बन जाएगा। मतलब ये ए का मान जो है 78 हो गया, बी का मान 65 हो गया, और सी का मान 20 हो गया। इन सबको इरेज कर देते हैं। अब अगर मान लो इन सबको हम जोड़ लेते हैं, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 8 5 13, और 7 6 12 और 2 14 1 15, मतलब 153 बन गया। सही है, 8 5 13 हो गया, ठीक है। तो 3 बचा 1, 7 6 13, और 13 2 15 16 हो जाएगा, ठीक। अच्छा 1 मिनट देखो, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 20×5 100 हो रहा है ये तो भाई ना, ठीक है, 20×5 100 बन रहा है। इन सबको जोड़ लो। आप लोग कुछ बताते भी नहीं हो मुझे, ठीक है, कि हाँ गलत कर रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं, आपके टीचर को बहुत ज़्यादा नहीं आता कुछ, ये मान लो। चलो देखो इन सबको जोड़ते हैं, 8 5 13, तो 3 बन जाएगा, और फिर 7 6 13, और 13 10 23, और 1 24, यानी 243 बन जाएगा। 243 बनेगा। और क्वेश्चन में करा इन सबका जो योग है ये 121.5 है, मतलब इस 243 का मान क्या हो जाएगा, 121.5 के बराबर बन जाएगा। हमें सीधे से अगर आप देख रहे हो तो 121.5 का डबल करते हैं तो इतना मिलता है। मतलब यहाँ से हमें देखो, लेकिन इसका मान नहीं निकालना है, हमें इस वाले का मान निकालना है, क्योंकि ये तो रियल मान है। 121.5 जो है ये रियल मान है। हमें इधर से अगर 1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 121.5, और बट्टे हो जाएगा 243,
हमें पता है ये 2 बार में कटेगा, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब 1/2 बनेगा। 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/2 ही रहने दो, कोई मतलब है नहीं सीधा, ठीक है। 1 का मान यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब अगर हम इन सब का मान निकालते हैं, अगर हम इन सब का मान निकालते हैं, 78 का मान निकालेंगे, क्योंकि हमसे c-2b + a पूछा गया है, तो a का मान हमें वास्तविक मान तो पता होना चाहिए। तो a का वास्तविक मान क्या होगा, 78 का आधा कर दोगे तो 39 आ जाएगा। और जो b है इसका मान कितना हो जाएगा, 65 का आधा करोगे तो 34, सॉरी यहाँ पर कितना, 32 दूना 64 होता है, मतलब 32.5 हो जाएगा। इसका भी आधा हो गया। 100 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब ये हो गया हमारा a b c का मान। a का मान 39 है, b का मान जो है 32.5 है और c का मान 50 है। हमसे c - b + 2a का मान प्लस a का मान पूछा गया है। तो c कितना है, देखो सबसे पहले c को रखो, c है 50 और -2b, b का डबल करो, 32.5 का अगर 2 गुना करोगे आप तो कितना हो जाएगा, फिर से 65 बन जाएगा। और प्लस a, तो a कितना है, प्लस में 39। अब ये 50 और 39 जोड़ के 65 घटा लो, तो हो जाएगा 9, 5 3 8, मतलब 89 - 65। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, मतलब 24 हमारा आंसर होगा। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर हमें दिया गया है। तो ये भी जो है एक तरीके से रेशियो और परसेंटेज का मिक्स क्वेश्चन था और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो हमने ऐसे इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इजी का मतलब ये मत बोलना आप लोग जो है कि आपने 5 को 20 से गुणा करके 20 लिखा था, ठीक है, वो हो जाता है। नहीं तो ये बोलो कि बोल रहे हैं इजी लास्ट में और उसके बाद में 5 से 20 को मल्टीप्लाई करके 20 लिख रहे थे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो होता है कि हाँ कंसंट्रेशन रहता है आप लोगों को समझाने पे, तो कभी चीज़ें जो है हो जाती हैं ऐसा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम 64 नंबर का, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, तो 24 का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर। ये यहाँ पर है, कह रहा है कि एक फल विक्रेता जो है किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और 1 संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों के 20% और 2 संतरे जो है दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बच जाते हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे, यह हमें बताना है यहाँ पर। तो अगर मान लो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ऐसे क्वेश्चन को देखो करेंगे कैसे, जब यहाँ पर लास्ट में बचा हुआ हमें दिया गया है तो हम यहाँ पर ये नहीं निकालेंगे कि बेच कितना रहा है, सीधा ये निकालेंगे उसके पास बच कितने रहे। तो शुरुआत में मान लेते हैं उसके पास में मान लो 100x संतरे थे, 100x संतरे थे। 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि परसेंटेज वगैरह निकालना है तो 100x रहेगा तो आसान पड़ेगा बस हमारे लिए। अब कह रहा है कि 100x संतरे में से क्या करेगा, 45% और 1 संतरा एक किसी को बेच देगा तो उसके पास बचेंगे कितने, इसका सबसे पहले बचेगा उसके पास 55%। मान लो अभी ये केवल 45% बेचा होता तो कितना बचता, 55% बचता। लेकिन जो है ये 55% जब बचा, इसने 45% दिया, फिर क्या करता है उसके बाद में 1 संतरा और दे देता है, इसमें से 1 और कम हो जाएंगे, मतलब इसके पास इतना संतरा बचेगा, इतना संतरा बचेगा। उसके बाद में फिर से क्या कर रहा है, कह रहा है आगे कह रहा है कि फिर वह शेष संतरे, मतलब ये अब ये जो संतरा बचा हुआ है इसका कह रहा है 20% और 2 संतरा जो है दूसरे ग्राहक को देगा। तो इसका 20%, तो सबसे पहले आप ये मानो कि इसका केवल 20% ही दूसरे ग्राहक को देगा। अगर इसका 20% दे दे तो बचेगा उसके पास कितना, 80% बचेगा इसका। लेकिन क्या करता है 20% देने के बाद में 2 संतरा या और देता है, कह रहा है 2 संतरा और देता है, तो यहाँ से 2 और घट जाएगा, 2 और घट जाएगा, मतलब अब उसके पास में इतने संतरे बच जाएंगे, इसके पास में इतने संतरे बच जाएंगे। अब कह रहा है कि अब जो संतरा बचा है इसका 90% जो है फिर से तीसरे ग्राहक को बेच देगा। तो अब इसके पास कितना बचेगा, इसका 10% बचेगा, इसका 10% बचेगा। और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यही जो है जो अब लास्ट में जो बचा हुआ है 5 संतरे के बराबर है, मतलब इसको 5 के बराबर कर लो। इस पूरे को कर लेंगे सॉल्व, इस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर। 10 से काटेंगे 100 को तो 10 आएगा, इस 10 से 5 को गुणा कर लो बस। अब देखो यहाँ पर जो है इस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होता है 55x और -1 बचा, इधर हो गया 55x। या फिर अभी और सॉल्व कर लो, देखो ये क्या होगा, ये जगह 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, मतलब ये 4/5 भी हो गया, ये इतना बन गया। इस पूरे को यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना बनेगा, 55x - 1 हो जाएगा। 55x थोड़ा ऊपर लिखते हैं जिससे कि जगह भी रहे, -1 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर हमारा 4/5 और माइनस में 2,
और देखो इस वाले 10 से इस 5 में गुणा कर देंगे, मतलब ये बराबर हो जाएगा सीधा 50 के। बस ये वाला 2 ले जाकर इधर जोड़ लो, 52 बन जाएगा, मतलब ये आगे हमारा बनेगा। देखो ये वाला 2 मान लो इधर से हम इरेज करते हैं, इधर जोड़ते हैं तो ये 52 हो जाएगा, बस यही तो होगा, ये 52 बन जाएगा। इसको हमने यहाँ पर मतलब ये स्टेप सीख लिया, मतलब कर लिया। फिर चलो चल लिख देते हैं, कंफ्यूज तो नहीं होगी। अब मुझे लग रहा है समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हुआ, ये 10 से 5 में गुणा किया 50 बन गया। चलो मान लो लिख लेते हैं एक लाइन, 55x माइनस 1 और गुणे बन जाएगा 4/5। अब तो ये 2 जाकर के इधर 52 बन जाएगा ना, इसको सॉल्व कर लो। 4 से 4 1 के 4, 13 चौको 52, 13 से इस 5 में गुणा कर देंगे 65, मतलब 55x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 65। ये वाला 1 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा, यानी 55x बराबर 66 बनेगा। x बराबर कितना होगा 66/55। 11 से काट देंगे, 11 छंग 66 और 11 पच्चे 55, मतलब 6/5 बन गया। हमसे पूछा गया है कि शुरुआत में संतरे कितने, शुरुआत में हमने संतरे कितना माना था, 100x माना था ना, 100x माना था। इसी 100x का मान निकाल के बता दो आप आंसर कितना आएगा। x का मान 6/5 है, तो 100x का मान कितना हो जाएगा, 100x का जो मान है वो जो है हो जाएगा 100 गुणे 6/5, 100 गुणे 6/5 हो जाएगा। 5 से काट दो इसको तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, यानी कि इसके पास शुरुआत में कितने संतरे थे, 120 संतरे थे, जो कि यहाँ पर हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन हमारी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हो, जितना जल्दी आप कर, क्योंकि पहली लाइन में ही पूरा आंसर है। इसको अगर आप पहली लाइन से ही चालू कर पाओ तो वही आंसर मिल जाएगा। जितना देर लगाओगे कैलकुलेशन में उतना देर में आंसर मिलेगा आपको। बाकी लिखने का तरीका हमने बता दिया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 65 नंबर का, ये यहाँ पर करा एक संख्या जो है a और b जो है संख्या c से क्रमशः 0% और 50% ज्यादा है, a का b से अनुपात क्या है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर a b और c 3 संख्याएं हैं। यहाँ पर करा जो a है, a और b और c से 0% ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो c को अगर आप 100 मान लो तो a क्या है, c से 0% ज्यादा है, मतलब a भी जो है 100 होगी। 0% ज्यादा या कम का मतलब क्या कि कोई चेंज है ही नहीं। और कह रहा है कि जो b है वो 50% ज्यादा है, तो 100 का 50% क्या होता है 150, यानी कि 100 का 50% 50 होता है, तो 50% ज्यादा का मतलब 150 बन जाएगी। ये हो गया a b और c का अनुपात। सॉल्व कर लो इसको, 50 दूना 100 होता है, 50 3 150 होता है, 50 दूना 100 होता है। तो a b और c का अनुपात मिल गया। हमसे पूछा गया a का b से अनुपात, तो a का b से अनुपात क्या होगा 2:3 होगा, क्योंकि हमें केवल a और b का पूछा गया है। तो इतना ही हमारा आंसर बन जाएगा, इतना सा जो है, इतना सा हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 2:3 हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। तो ये 65 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो इसके बाद में फिर अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है इसको भाई मेरे वैस का क्वेश्चन नहीं है ये वाला। ठीक है, मतलब इतना टफ क्वेश्चन है कि मेरे वैस का तो है नहीं, तो इसको आप लोग बताओगे मुझे, हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कि आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा, मतलब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा ये समझा दो मुझको, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मेरे लिए तो मुझे लग रहा है भाई बहुत टफ क्वेश्चन है, मुझसे नहीं होगा। ठीक, तो ये बोलने का मतलब समझ गए होंगे ना अब तक तो आप लोग कि ये क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, 66 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आप लोग कल करके जो है और कमेंट में इसका आंसर करो, मतलब करोगे, कमेंट करोगे कि कितना आ रहा है। क्वेश्चन एक बार जल्दी से हम रीड कर लेते हैं, कहीं पर कोई गलती हो तो सुधार दे, क्योंकि क्वेश्चन टाइपिंग करते हैं तो सिंपल सी बात है भाई, ह्यूमन एरर होती है, कभी गलतियां हो जाती हैं। तो प्रयास अपनी साइड से करते हैं कि हाँ 2 बार मतलब रीडिंग भी कर लेते हैं, क्वेश्चन में गलती ना हो। अगर केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है, केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी रुपए में ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, इजी भी है, और ऐसा क्वेश्चन आज के ही क्लास में एक आपको करवाया भी गया है। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो खुद से ही, कुछ है नहीं ज़्यादा। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जो 66 नंबर का क्वेश्चन है सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट करोगे। बाकी इस वाले क्वेश्चन के साथ में हम फिर से आपको मिलेंगे कल 10 बजे। और जितने भी लोग हैं ठीक है क्लास को देख रहे हैं, तो वो लोग क्लास को मतलब एक बार शेयर कर दिया करें भाई एटलीस्ट। ठीक है, जितने भी लोग, अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा भी एफर्ट लग रहा है कि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा सा क्लास को और शेयर कर दो कि अपना एफर्ट लगा के, जो भी आपके पास दोस्त हैं, ग्रुप हैं, ठीक है, उन सब में, या जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, तो मतलब मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, मतलब एक सपोर्ट सा फील होगा।
और जब ज़्यादा लोग क्लास को देखते हैं तो एक मोटिवेशन भी मिलता है मुझे कि इतने लोग क्लास को देख रहे हैं। जैसे मान लो कि भी एग्जाम्पल के रूप में कि मान लो एक लोग या मान लो कोई क्लास को देखे ही ना, तो हो सकता है मेरे मन में आए कि चलो ठीक है, आज तो क्लास लेने की कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल, क्योंकि कोई क्लास देखता ही नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग क्लास को देखेंगे तो मन में ये तो रहेगा ना कि अगर हमने क्लास नहीं ली तो जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, क्लास लेना ही है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, रात में जगना पड़े या टाइम नहीं है फिर भी ठीक है, या सुबह उठ के, मतलब कैसे भी करके जो है क्लास आपके लिए बनानी ही है। ठीक है, हर हाल में क्वेश्चन बनाना है, कंटेंट मतलब पूरा टाइप करना है, उसके बाद फिर उसको चेक करना है कहीं पर कोई गलती ना हो, और फिर आप लोगों के लिए क्लास बना के अपलोड करना, सारी चीज़ें। तो यही मोटिवेशन होता है। यानी कि अगर ज़्यादा लोग देख रहे होते तो मन में रहता है कि अगर मान लो, चलो मान लो एक लोग या दो लोग देख रहे हो तो हो सकता है आप ये सोच करके जो है छोड़ दो कि हाँ ठीक है, एक दो लोग ही देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ठीक है, बस यही थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करो, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे सपोर्ट ना भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई जरूर करो। तो बाकी आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और मिलेंगे फिर से जो है कल 10 बजे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।